किसी अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। तो यह प्रश्न है, जब A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है तब अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाता है, लेकिन जब A और B दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है तब अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या है? और यहाँ हमें जो अभिक्रिया दी गई है वह है 2A और B अभिक्रिया करके 3C बनाते हैं। अब अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग को लिखा जा सकता है R1 बराबर K गुणा A की घात X गुणा B की घात Y, जहाँ X A के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि है और Y B के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि है। आइए अब पहली स्थिति को देखें, जिसमें B की सांद्रता को स्थिर रखते हुए A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है। इस स्थिति में R2 बराबर होगा K गुणा 2A की समग्र घात X गुणा B की घात Y। तो मूल रूप से यहाँ A की सांद्रता दोगुनी हो गई है और हम प्रश्न से यह भी जानते हैं कि जब A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है तब अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाता है। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया का यह नया वेग अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग का दोगुना है, अर्थात R2 बराबर 2 गुणा R1 है। अब यदि हम इन समीकरणों को यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिलता है 2 की घात x गुणा k गुणा A की घात x गुणा B की घात y बराबर 2 गुणा k गुणा A की घात x गुणा B की घात y। अब चूंकि ये दोनों राशियां दोनों तरफ एक समान हैं, इसलिए हम इन्हें एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं और इससे हमारे पास बचता है 2 की घात x बराबर 2 और इसे हल करने पर x का मान हमें 1 मिलता है। इसका अर्थ है कि अभिकारक A के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 1 है। चलिए इसी विधि से देखते हैं कि जब A और B दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है तब क्या होता है। तो प्रश्न के अनुसार ऐसा करने पर अभिक्रिया का वेग नहीं बदलता है, ठीक है। तो पुनः अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग को हम लिख सकते हैं R1 बराबर K गुणा A की घात X गुणा B की घात Y। इसी प्रकार R2 डैश उस समय अभिक्रिया का वह वेग है जब A और B दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है। अब प्रश्न के अनुसार इस स्थिति में अभिक्रिया का वेग नहीं बदलता है। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया का नया वेग अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग के बराबर रहेगा, अर्थात R1 बराबर R2 डैश। चलिए अब इन समीकरणों को यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है K गुणा A की घात X गुणा B की घात Y बराबर 2 की घात X गुणा 2 की घात Y गुणा K गुणा A की घात X गुणा B की घात Y। अब यहाँ भी ये दोनों राशियाँ दोनों तरफ एक समान है, इसलिए हम इन्हें एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास बचता है 1 बराबर 2 की घात x गुणा 2 की घात y। अब अपनी पिछली गणना से हम जानते हैं कि x का मान 1 है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर 2 की घात y या 2 की घात y बराबर 2 की घात ऋण 1 और इस समीकरण से हमें y का मान ऋण 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ऋण 1 है। यहाँ अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की ऋणात्मक कोटि यह दर्शाती है कि A की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण अभिक्रिया के वेग में होने वाली वृद्धि B की सांद्रता में वृद्धि होने पर पूरी तरह से संतुलित हो जाती है और यही कारण है कि अभिक्रिया का समग्र वेग स्थिर रहता है। अब हालांकि अभिक्रिया की ऋणात्मक कोटि बहुत कम स्थितियों में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की ऋण 1 कोटि यह दर्शाती है कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि अत्यधिक जटिल है। इसमें कोई अवरोधक चरण या फिर कोई प्रतिस्पर्धी अभिक्रिया पथ अथवा कोई अन्य जटिल अंतःक्रिया भी शामिल हो सकती है। अंततः अभिक्रिया के वेग नियम के व्यंजक को इस प्रकार लिखा जा सकता है, अर्थात वेग बराबर k गुणा A की घात x गुणा B की घात y, जहाँ x का मान 1 है और y का मान ऋण 1 है और इसके परिणाम स्वरूप अभिक्रिया की समग्र कोटि होगी x प्लस y। अब चूंकि x का मान 1 है और y का मान ऋण 1 है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने पर
हमें इस अभिक्रिया की समग्र कोटि का मान 0 मिलता है।